यू आर एल राटा अलाडा यानी कि पंखों वाला चूहा द बैटमैन। तो ये मूवी हम सब ने देख भी ली और ये भी जान लिया कि असली मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है, मतलब कि असली बैटमैन इतना ज़्यादा डार्क क्यों है। ये मूवी वाकई में एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस मूवी के प्रोडक्शन से जुड़े हर एक डिपार्टमेंट का काम अपने आप में आर्टिस्टिक सिनेमा के एस्थेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो इसका स्क्रीन प्ले हो, डायरेक्शन हो, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक हो या फिर इसके एक्टर्स की परफॉर्मेंस। सबने अपनी पूरी लाइफ के काम का एक्सपीरियंस इस सब में झोंक दिया है पूरी ईमानदारी के साथ। सिनेमा का जानकार कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं गलत बोल रहा हूँ, ये चैलेंज है मेरा। यहाँ तक कि खुद मार्टिन स्कोर्सेज़ी साहब भी इसको गलत नहीं ठहरा सकते। ये मूवी वाकई में ऑस्कर डिजर्व करती है और मैं इस मूवी की तारीफों के पुल बांध सकता हूँ, इस पे कई घंटे लगातार बैठ के बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये उन बहुत कम मूवीज में से एक है जो आर्टिस्टिक सिनेमा होने के बावजूद भी दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों को एक साथ पसंद आ रही है इक्वली। वरना या तो ऐसी मूवीज क्रिटिक्स को पसंद नहीं आती या फिर दर्शक उसको सिरे से नकार देते हैं। लेकिन दो बड़े सवाल जो इस मूवी को लेके हम सबके दिमाग में आते हैं, पहला तो ये कि इस मूवी का पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है और कितना बड़ा है, क्योंकि ऐसे ही पॉलिटिकल नैरेटिव पे अपने बॉलीवुड में भी एक मूवी बन चुकी है और यकीन मानिए दोनों ही मूवीज के पॉलिटिकल नैरेटिव में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं और ये इतना डार्क है कि कुछ लोग इस वजह से टेम्परेरी डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं। और ये बात मैं सिर्फ हवा में नहीं बोल रहा हूँ। और दूसरा सवाल ये कि इस मूवी को थिएटर में कंटिन्यू बैठ के कितनी बार देख सकते हैं। तो आइए अपने इन्हीं दोनों सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रेम अनफिल्टर्ड के एक और नए एपिसोड में और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। ये मूवी देख के कॉमिक बुक फैंस तो खुश हैं, बट आम जनता का क्या, जो सिर्फ मूवीज देखती है, उनके लिए ये मूवी हद से ज्यादा डार्क है। इतनी ज्यादा हैवी है कि उसको 3 घंटे थिएटर में बैठ के झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। खुद मेरे बराबर वाला बंदा मूवी के बीच में लिटरली सो गया था और कई बार उसने बीच में बोला कि क्या चूतियापा मूवी बनाई है। अब ऐसा नहीं है कि वो बंदा वाकई में चूतिया था, मुद्दा यह है कि उस बंदे का नैरेटिव इतना पॉलिटिकल नहीं था और यही है हमारी आम जनता। तो यार दुनिया भले ही कुछ भी बकचोदी पेल रही हो, रिव्यू देने वाले और दुनिया भर के मूवी क्रिटिक्स भले ही इस मूवी की कितनी भी तारीफें कर रहे हो, मैं खुद इस मूवी की कितनी भी तारीफें कर रहा हूँ, लेकिन इसके मास्टरपीस होने के बावजूद इसमें कमी खलती है। इवन इसको देखने के बाद मैं भी घर जाके एक बार सोचने पर मजबूर हो गया था कि क्या ये वाकई बैटमैन की वो मूवी है जिसे हम सब देखना चाहते थे, जिसे मैं देखना चाहता था। और यहाँ मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपने दिल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भेड़ा चाल में आके एक दूसरे की देखा देखी मजा आ गया चिल्लाने वालों में से नहीं हूँ। मेरे लिए मेरा सेटिस्फेक्शन ज्यादा मैटर करता है। अब अगली बात बहुत ध्यान से सुनना, भले ये मूवी एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है, बट मैं इस मूवी को जाके सिनेमा हॉल में 10 बार नहीं देख सकता। वहीं दूसरी तरफ स्पाइडरमैन नो वे होम, जो कि कोई सिनेमैटिक मास्टरपीस नहीं है, बट मैं उसको 10 बार जाके थिएटर्स में देख सकता हूँ और एंजॉय कर सकता हूँ। यही वो कमी है जो द बैटमैन में हमें नजर आती है और यही वो चीज है जिसकी वजह से ये मूवी इतनी डार्क बन जाती है। ये मूवी लॉन्ग रन के लिए है, इसको आप बार बार एंजॉय नहीं कर सकते, कम से कम अपने खुशी के पलों में तो बिल्कुल नहीं। ये मूवी आपको तब ज्यादा एंजॉयबल लगेगी जब आप इसको किसी शांत कमरे में अकेले बैठ के उस वक्त देखोगे जब आपका मन उदास होगा, जब आप भी अपनी लाइफ में कुछ चीजों को लेके बहुत हैवी फील कर रहे होंगे, क्योंकि खुशी के पलों में आप इस मूवी को देख के शायद इससे उतना ज्यादा रिलेट ना कर पाए। हो सकता है आपके वो खुशी के पल भी स्पॉइल हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी कोई भी मूवी आप कभी भी देख सकते हो, कभी भी एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि वो काफी हल्की होती हैं। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हर कोई भारी खाना खा के हजम नहीं कर सकता, हर कोई डेली पकवान नहीं खा सकता, उसको पचाने के लिए वैसा डाइजेशन सिस्टम और उसको खाने के लिए एक सही वक्त होता है। भारी खाना अगर आप दिन में खाएं तो ज्यादा बेटर रहता है, जबकि हल्का खाना आप कभी भी ले सकते हैं, सुबह शाम दोपहर रात। सेम थिंग गोज टू सिनेमा। ये मूवी एक बहुत भारी पकवान है जो कि कभी कभी ही मिलनी चाहिए खाने को, आप रोज ये पकवान एंजॉय नहीं कर सकते। अब इस मूवी का एक और फैक्टर है जो इसका एंजॉयबल होने से रोकता है और वो है इसका पॉलिटिकल नैरेटिव, क्योंकि हमेशा से पॉलिटिकल नैरेटिव एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसको सब एक साथ एंजॉय नहीं कर सकते, उसको सिर्फ वही लोग ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं जिनका खुद का पॉलिटिकल नैरेटिव उस कहानी से मेल खाता हो। द बैटमैन मूवी का भी अपना एक काफी हैवी पॉलिटिकल नैरेटिव है और अगर आप 2016 में आई अपने बॉलीवुड की मदारी मूवी देखेंगे तो आपको ये नैरेटिव अच्छे से समझ आ जाएगा, जिसमें कि लीड रोल प्ले किया था मरहूम इरफान खान साहब ने। अब आप सोचेंगे दोनों सेम कैसे, तो जैसे हमने द बैटमैन मूवी में एक करप्ट गॉथम देखा जहां पर रिडलर ने ब्रूस वेन को सिर्फ इसलिए मारना चाहा क्योंकि वो मानता था कि उसका बाप थॉमस वेन प्रोजेक्ट रिन्यूअल के तहत पूरे गॉथम को बेवकूफ बना रहा था और उस फंड की आड़ में अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर काम कर रहा था और गॉथम के पॉलिटिशियंस को बेनकाब करने के लिए वो बैटमैन का सहारा लेता है।
ठीक वैसी ही सिचुएशन हम मदारी मूवी में भी देख सकते हैं, जहाँ पे इरफान खान का कैरेक्टर निर्मल एक बच्चे को सिर्फ इसलिए किडनैप कर लेता है क्योंकि वो एक करप्ट होम मिनिस्टर का बेटा है और वो उसको और उसके बाकी का करप्ट पॉलिटिशियन साथियों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करना चाहता है। और इस मूवी के क्लाइमेक्स में ठीक वैसा ही खुलासा होता है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, बट लोगों की कमाई को सरकार और ऑपोजिशन में बैठ के पॉलिटिशियंस सब एक साथ मिल बांट के खाते हैं घोटाले के रूप में। देश के लोगों की तो जैसे किस्मती पॉलिटिशियंस के हाथों बेवकूफ बनना है, फिर सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो। ठीक वैसे ही द बैटमैन के क्लाइमेक्स में भी हमें पता चलता है कि गोथम में मेयर चाहे जो भी बने, वो होता कैरामाइन फाल्कोनी के हाथों की कठपुतली ही है और वो सब गोथम की जनता के पैसे को मिल बांट कर खाते हैं। गोथम के ऊपर हुकूमत आखिरकार कैरामाइन फाल्कोन की ही चलती है। ये दोनों ही मूवी एक पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर हैं और एक काफी हैवी पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करती हैं और इस देश के और गोथम सिटी के पॉलिटिशियंस और पुलिस डिपार्टमेंट पे एक क्वेश्चन मार्क लगाती हैं, एक सवाल खड़ा करती हैं, जो कि हमारी रियल लाइफ की सिचुएशंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डार्क है। और हम सब ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर हमारे साथ ऐसा कभी कुछ लाइफ में हुआ तो हम क्या करेंगे। हमारे सामने उस वक्त दो ही रास्ते होंगे, या तो हम रिडलर के रास्ते पे चलेंगे या फिर बैटमैन के रास्ते पे चलेंगे। और यकीन मानिए ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो बैटमैन वाला रास्ता चुनेंगे, क्योंकि किसी की लाइफ में अ सिंबल ऑफ होप बनना एक बहुत बड़ी बात है। खैर, आप सबके क्या विचार हैं इस बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए और मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। अच्छी लगी तो अकेले के लिए मजा ना लो यार, कर लो शेयर 2-4 लोगों को, क्या जाता है, मेरा भी काम हो जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।